नमस्कार मित्रों, मनोज गुरु अकेडमी परिवार में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिपि एवं व्याकरण, कक्षा 12 का नया टॉपिक लिपि एवं व्याकरण। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा, बोली में अंतर, भाषा के संवैधानिक उल्लेख, भाषा की विभिन्न इकाइयाँ। आज हम जानेंगे लिपि और व्याकरण के बारे में। तो जानते हैं लिपि। देखिए मित्रों, लिपि क्या है? जब व्यक्ति अपने विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है और उन्हीं विचारों को जब उसे लिखित रूप में अभिव्यक्ति की आवश्यकता पड़ी तो उसने लेखन के लिए अपनी मौखिक ध्वनियों के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया वो चिन्ह लिपि कहलाए। अर्थात व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति को किन्हीं विशेष चिन्हों द्वारा लेखन किया गया और इन्हीं विशेष चिन्हों को हमने क्या कहा? लिपि कहा। ध्यान रखें, व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्तियों को अर्थात उसके विचारों को जब व्यक्ति ने मौखिक रूप से अभिव्यक्त किया या उसके मुख से जो ध्वनियां उच्चारित हुई, जो ध्वनियों को उन्होंने उच्चारण किया, उन्हीं ध्वनि को हमने लिखित रूप में जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखा या लेखन किया, उन्हीं विशेष चिन्हों को हमने लिपि कहा। अर्थात लिपि में विशेष चिन्हों का प्रयोग होता है। सभी भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपियां हैं, या बहुत भाषाएं अनेक एक निश्चित लिपि में लिखी जा सकती हैं, या एक भाषा को अनेक लिपियों में लिखा जा सकता है। ऐसे तो भाषा का संबंध अधिकतर मौखिक रूप से होता है, परंतु लिपि का संबंध मुख्यतः लेखन विधि के द्वारा है या लिखित रूप से होता है। अर्थात व्यक्ति की जो लिखित अभिव्यक्ति है, लेखन में जिन विशेष चिन्हों का उसने प्रयोग किया, उन विशेष चिन्हों को हमने क्या कहा? लिपि कहा। अर्थात व्यक्ति ने विशेष ध्वनियों के लिए जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग किया वे चिन्ह लिपि कहलाए, न कि लिखना लिपि है या अन्य कुछ। तो वे चिन्ह केवल लिपि कहलाते हैं। ये बात विशेषता आप ध्यान रखेंगे कि मौखिक ध्वनियों के लिए जो विशेष चिन्हों का हमने प्रयोग किया वो चिन्ह लिपि कहलाते हैं। तो ध्यान रखें कि व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति को किन्हीं विशेष चिन्हों द्वारा लेखन किया गया, उन्हीं विशेष चिन्हों को हमने लिपि कहा। हर भाषा की अपनी लिपि है। हम जानते हैं कौन कौन सी भाषाओं को कौन कौन सी लिपि में लिखा जाता है, और फिर हम जानेंगे कि हमारी जो लिपि है, हिंदी को हम जिस लिपि में लिखते हैं उस लिपि की क्या विशेषताएं हैं या क्या नहीं है। देखिए, तो इधर हम भाषा अंकित करते हैं, इधर लिखते हैं हम लिपि। अर्थात कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ध्यान रखें, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी को रोमन लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। तो विशेषता आप ध्यान रखें, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है।
अर्थात हमारी हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ध्यान रखें, मराठी, ब्रिज, अवधी, राजस्थानी आदि भाषाओं को भी किसमें लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब आगे देखिए, अब देवनागरी लिपि के बारे में हम जानकारी लेंगे। आगे है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत ही स्वीकार किया गया है, ये भी आप याद रखें। देवनागरी लिपि भी संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत ही स्वीकृत की गई है, स्वीकार किया गया है। देवनागरी लिपि का विकास या जो संबंध है, देवनागरी लिपि का जो संबंध है वो गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माना गया है। गुजरात के नागर ब्राह्मण हैं, उन नागर ब्राह्मणों से देवनागरी लिपि का संबंध है। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म माना गया है। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि का उल्लेख है या संवैधानिक उल्लेख 343 में है। संबंध गुजरात के नागर ब्राह्मणों से माना गया है और ब्राह्मी लिपि से इसका जन्म माना गया है या इसका विकास माना गया है। प्राचीन समय में मुख्यतः दो लिपियां चलती थी, खरोष्टी और ब्राह्मी। खरोष्टी धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, और ब्राह्मी का ही अपभ्रंश रूप मान सकते हैं या ब्राह्मी से इसका जन्म मान सकते हैं। और ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म। ये विशेष 3 बातें हमें याद रखनी है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों से में देवनागरी लिपि का संबंध माना गया, ब्राह्मी लिपि से इसका जन्म है, अनुच्छेद 343 के तहत इसका संविधान में उल्लेख है। अब देखिएगा आगे, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। ये मुख्यतः यही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसकी विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता, तो नंबर 1 सबसे पहले यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं लिखी जाएगी। नंबर 2 हमें याद रखना है, सभी वर्ण लगभग समान आकार के हैं। सभी वर्ण क्या है? लगभग समान आकार में है। उच्चारण के अनुरूप ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। ध्वनि संकेत बने हैं, उच्चारण के अनुरूप है। लगभग सभी वर्ण सुडोल हैं, अर्थात गोलाई लिए हुए हैं, गोलाई में है। शिरोरेखा का प्रयोग जरूरी है, अनिवार्य है। ये मुख्यतः 4-5 ये विशेषताएं हैं कि बाएं से दाएं लिखी जाती है, सभी वर्ण लगभग समान आकार के हैं, उच्चारण के अनुरूप ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है, लगभग सभी वर्ण सुडोल या गोलाई लिए हैं, शिरोरेखा का प्रयोग होता है, और भी अनेक विशेषताएं हैं। इसकी विशेषता ध्यान रखें आप कि वर्णों में स्पष्टता है, उच्चारण के अनुरूप ही हम लिख सकते हैं। विश्व की सभी भाषाओं का हम इसमें लेखन कार्य कर सकते हैं। ये सभी बातें हैं, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। हमें 1 या 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके अकॉर्डिंग ये 5 विशेषताएं हमें याद रखनी है।
कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। सभी वर्ण लगभग समान आकार के हैं। उच्चारण के अनुरूप ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया जाता है। लगभग सभी वर्ण सुडोलता लिए हुए हैं, गोलाई युक्त हैं। शिरोरेखा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे व्याकरण, कि व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण को तोड़ के देखिए, वी धन आ धन करण। वी और आ उपसर्ग का करण में योग करने पर व्याकरण शब्द बना। यहां पर यण संधि है। यण संधि के अनुसार वी की ई सामने आ होने पर ई का यह बनता है, और यह में जब आम जुड़ता है तो शब्द बनता है या वर्ण बनता है या, और एक शब्द बन करके निकलता है व्याकरण। तो व्याकरण शब्द का संधि विच्छेद क्या है, वी धन आ धन करण। यण संधि का प्रयोग है, और यण संधि में क्या शब्द बना, व्याकरण शब्द बना। इतना सा हमें याद रखना है। व्याकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखें, व्याकरण हमें भाषा के सभी नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण भाषा के सभी नियमों का ज्ञान कराता है। तो विशेषता ध्यान रखें, व्याकरण क्या है, तो सभी भाषाओं की अपनी एक व्याकरण होती है, जो भाषाओं के नियमों का हमें ज्ञान कराते हैं कि यह भाषा सही है या गलत है, यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, यह शब्द ठीक है या नहीं है। इन सभी बातों का जो ज्ञान कराता है वह व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा की मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति में या लिखित या मौखिक माध्यम में सभी प्रकार के नियमों का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध या अशुद्ध का हमें परीक्षण करके हमें देता है, या उसको निष्पादित करता है कि यह गलत है या सही है। तो व्याकरण भाषा की शुद्धता जांचने का एक शास्त्र है। भाषा का शुद्धता हम किससे जांचते हैं, व्याकरण से जांचते हैं। तो भाषा की शुद्धता मापने के लिए जिस शास्त्र का प्रयोग किया जाता है वह व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण के द्वारा हम भाषा की शुद्धता या अशुद्धता को जांच सकते हैं। विशेष ध्यान के व्याकरण में किन का अध्ययन होता है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। वर्ण विचार नंबर 1, व्याकरण में वर्ण की उत्पत्ति, वर्ण के आकार, वर्ण के प्रयोग, इन सभी का अध्ययन किया जाता है व्याकरण में। फिर आता है शब्द विचार, शब्द की उत्पत्ति, शब्द के विचार, शब्द के प्रयोग, शब्द के अर्थ, शब्द के रचना, शब्द का निर्माण, ये सब शब्द विचार में आते हैं, जो व्याकरण में अध्ययन होता है। विशेषतः व्याकरण में 4 चीजों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 3 आता है पद विचार। कल भी मैं या आपको पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि पद और शब्द में क्या अंतर है। शब्दों का प्रयोग जब हम वाक्य में कर देते हैं तो पद बन जाते हैं, अर्थात शब्दों के साथ यदि कारक चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाए तो पद बन जाते हैं। तो पदों में किन का अध्ययन किया जाता है, तो ध्यान रखें, पद में शब्दों के प्रयोग का, कारकीय चिन्हों का, उपसर्गों का, या फिर हम कहें प्रसर्गों का, इन सभी का अध्ययन पद विचार में किया जाता है। और उसके बाद अंतिम आता है वाक्य विचार। वाक्य का अर्थ, वाक्य के भेद, वाक्य का प्रयोग, वाक्य का निर्माण, वाक्य की उत्पत्ति, ये इन सब का अध्ययन वाक्य विचार में किया जाएगा, जो व्याकरण के अंतर्गत आता है। व्याकरण में किन 4 चीजों का अध्ययन किया जाता है, तो वर्ण विचार का, शब्द विचार का, पद विचार का और वाक्य विचार का, इन चारों का अध्ययन किया जाता है। ये हमें विशेषतः ध्यान रखना है। और ये आपके 2 टॉपिक थे, व्याकरण और लिपि, जो हमने सामान्यतः पढ़े हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है व्याकरण और लिपि। यदि इसमें कोई त्रुटि हो या कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका निश्चित रूप से आपको जवाब दिया जाएगा। आपकी निश्चित जितने भी आपके सुझाव है वो सादर आमंत्रित हैं। विशेषता आप ध्यान रखें कि हमें आउट ऑफ सिलेबस बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जितना है उतना बताया गया है। अन्यत्र और कोई जानकारियाँ चाहिए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, अथवा आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।